नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे हैं। आपके द्वारा इन कक्षाओं को सराहा भी जा रहा है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि क्या कोई भी व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। यह मामला चर्चा में क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से भी चुनाव में नामांकन दाखिल किए हैं और वहीं वायनाड से भी वो उम्मीदवार हैं। वायनाड से वो वर्तमान में सांसद भी हैं। तो आइए इस विषय पर हम बात ही कर लेते हैं। चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 सीट पर चुनाव लड़ने के क्या क्या है नियम। चर्चा के पक्ष में हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक में, इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार कितनी सीट से चुनाव लड़ सकता है, न्यूनतम आयु और अयोग्यता क्या है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाल के क्या बदलाव हुए हैं। यह हमारी इस वीडियोस के पक्ष होंगे। खबर क्या है, उम्मीदवार कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है, न्यूनतम आयु और अयोग्यता क्या है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है, आयु संबंधी। उसके बाद लोकसभा का अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कितनी आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या निहरताएं होनी चाहिए। अहर्ता मतलब योग्यता, निहरता मतलब अयोग्यता। साथ ही साथ राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी क्या अहर्ताएं और क्या निहरताएं हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही यह जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्या क्या बदलाव किए हैं। तो आइए खबर पर नजर दौड़ाते हैं। कितनी सीट से चुनाव लड़ सकता है, यह मामला क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से वायनाड के सांसद और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार राहुल गांधी वहां से भी नामांकन दाखिल किए हैं और वायनाड लोकसभा सीट से भी नामांकन दाखिल किए हैं। तो यह एक सोचने वाला विषय हो सकता है कि क्या कोई व्यक्ति कितनी भी जगह से चुनाव लड़ सकता है, या 2 जगह से अधिक से नहीं लड़ पाएगा, या 1 जगह से लड़ेगा, या दिक्कत क्या क्या आती है अगर वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या कहता है, हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन कौन सी धाराएं इससे संबंधित है। तो आइए बात करते हैं। आरपीए मतलब लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 का जो सब सेक्शन 33(7) है, यह कहता है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। साथ ही साथ 1996 में एक संशोधन हुआ, उसके माध्यम से इसे पेश किया गया था कि यह जो 33(7) है 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, उसमें यह पहले नहीं था। पहले यह था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 1996 में एक संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से यह निश्चित कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों से ही चुनाव लड़ सकता है, उम्मीदवार बन सकता है। उसी का सेक्शन मतलब आरपीए एक्ट 1951 का जो सेक्शन 70 है, यह कहता है कि एक उम्मीदवार एक समय में एक ही सीट रख सकता है। इसके ठीक विपरीत अगर आप 2 सीटों से चुनाव भले लड़ जाएं, दोनों सीटों पर अगर आप जीत भी जाते हैं, कोई एक ही सीट आपको रखना होगा, क्योंकि यह हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा है 70 में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक उम्मीदवार एक समय में एक ही सीट अपने पास रख सकता है। अब इस पर क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रमुख थे एन गोपाल स्वामी, उन्होंने कहा कि कई सीट से चुनाव लड़ने का विरोध का मूल कारण उपचुनाव है। मान लीजिए कि यह हमारी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की का सेक्शन 70 यह कहता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो अगर 2 जगह से व्यक्ति चुनाव लड़ा तो एक सीट जो रिक्त होगी उस पर उपचुनाव कराना एक कठिन कार्य होता है। यही एक विरोध का मूल कारण भी है। यह हमने नहीं, पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एन गोपाल स्वामी ने कहा था। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग और विधि आयोग कहा था कि केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए आरपीए एक्ट में बहुत बड़ा संशोधन करना चाहिए, जो कठिन है। बात उसके बाद यह आई कि क्यों नहीं हम ऐसा नियम संशोधन कर देते हैं, अपने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं हम ला पाते हैं, क्यों नहीं ऐसा बदलाव कर सकते हैं कि कोई एक उम्मीदवार, एक व्यक्ति एक ही सीट से अपनी उम्मीदवारी करेगा। तो इनका कहना है कि इसमें जो संशोधन होगा, बहुत संशोधन की आवश्यकता होगी और जो संशोधन करना वो बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि जो राजनेता हैं, जो सत्तासीन लोग हैं या जो राजनेता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो।
उसके बाद यह जो संशोधन की प्रक्रिया है, इस कानून का निर्माण है, संसद के द्वारा ही इसको संपन्न कराया जा सकता है। और संसद में कौन होता है? संसद तीन चरण है, संसद के 3 लोगों से मिलकर बना है, 3 भाग है, उसको कुछ भी अपनी भाषा में कहिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाई नेताओं का बोलबाला रहता है, चुने हुए प्रतिनिधि और मनोनीत प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब ऐसी व्यवस्था आ जाए कि एक व्यक्ति एक ही जगह से एक बार में चुनाव लड़े। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो सकता है। असम, 3 केवल राज्य ऐसे हैं, असम, लक्षद्वीप और सिक्किम को छोड़कर। असम, लक्षद्वीप और सिक्किम के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर भारत में कहीं भी उसका नाम निर्वाचन कार्ड में है या जो मतदाता सूची में है, तो वह किसी भी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बन सकता है। वही बात यह कह रहा है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम आयु और अयोग्यता की। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम सीमा 25 वर्ष की होती है। वहीं राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा आप जानते ही हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और जो विधान परिषद है, सभी भारत के सभी राज्यों में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, अर्थात विधान परिषद नहीं है। केवल कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है। तो विधान परिषद का सदस्य अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर इसी का एक पार्ट है, विधानमंडल का ही पार्ट है राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष और लोकसभा जो संसद का अंग है उसका भी चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ आम चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण क्यों नहीं किया गया है? इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है? इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि जो नेता होता है वह उस क्षेत्र की, उस देश की, उस राज्य की जितने नेता का स्तर होगा उस हिसाब से उसकी संभावनाओं, उसकी समस्याओं, उसके भौगोलिक रीति रिवाजों, क्या वहां की राजनीतिक व्यवस्था है, क्या वहां की आर्थिक व्यवस्था है, कैसे इसका विकास किया जा सकता है, उसके बारे में यह अनुभव करने के लिए, अनुमान करने के लिए, जानने के लिए शैक्षिक योग्यता कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, हमें आईएएस के रूप में जो सचिव मिलते हैं उनके पास तो शैक्षिक योग्यता, वो तो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा देकर पास होते हैं, तो वो तो रहते ही हैं। इसलिए नेताओं के शैक्षणिक योग्यता पर अभी तक कोई बात नहीं की गई है। अगर नेता अनपढ़ भी है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधान बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। आप अगर भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो भारत की जो पंचायत वाली व्यवस्था है से लेकर सबसे बड़ी पंचायत मतलब प्रधानमंत्री के पद पर अनपढ़ मतलब 5 पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, 10 पढ़े लोग, साक्षर लोग रहते हैं। अभी तक तो निरक्षर कोई नहीं हुआ है, लेकिन साक्षर हुए हैं, शिक्षित बहुत कम ही हुए हैं। की बात करेंगे अर्हता मतलब योग्यता की। भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी चुनाव लड़िए, चाहे लोकसभा का, चाहे राज्यसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी देश के किसी निर्वाचन क्षेत्र में वैध मतदाता के रूप में उनका पंजीकरण होना चाहिए। 2 वर्ष से अधिक की सजा वाले किसी भी अपराध में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष की सजा हो गई और आप पर दोष सिद्धि हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र से मतलब है, लोकसभा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो लोकसभा में आप कहीं से भी उम्मीदवार बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते भारत के किसी भी क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम हो। केवल 3, सिक्किम, लक्षद्वीप और असम के अलावा आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब अयोग्यता की बात करेंगे। अयोग्यता जिसे निहरता भी कहते हैं। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किया हो। लाभ के पद को अभी डिस्क्राइब्ड नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है कि लाभ का पद क्या है। मंत्री का पद, विधायक का पद, ये लाभ के पद की श्रेणी से अलग इसको रखा गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं सक्षम न्यायालय द्वारा अगर ऐसा कोई घोषित किया गया है कि वह पागल है या उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, ऐसा न्यायालय के द्वारा घोषित कर दिया गया है, तो वह भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, निहर है। भले ही व्यक्ति जमानत पर हो, दोष सिद्धि के बाद एवं उसकी अपील निपटान के लिए लंबित होने पर उसे अयोग्य करार लिया जाएगा। और साथ ही गंभीर अपराधों की कुछ श्रेणियां सजा की मात्रा मायने नहीं रखती, दोषी अयोग्य होगा। कुछ
अपराध की ऐसी श्रेणियां है जैसे बलात्कार की इसका कोई आरोपी होगा, देशद्रोही होगा, तो उसमें ये नहीं है कि 2 ही वर्ष की सजा हो, वह कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, अयोग्य माने जाएंगे। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग के हाल में क्या बदलाव हुए हैं? चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में संशोधन किया गया है। एक 2018 से 2017 के बजट में अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने लाया था एक स्कीम जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को बहरहाल अभी असंवैधानिक घोषित किया गया है, उस पर बवाल मचा है। सबसे ज्यादा चंदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिला है, चंदा कैसे मिला है उस पर भी बवाल चल रहा है। उसमें सबसे बुरी बात यह थी जो असंवैधानिक करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें यह था कि जो चंदा देगा और कितना देगा और किस पार्टी को देगा, यह जो सूचना आरटीआई के दायरे से बाहर रखी जाएगी। यही मेन असंवैधानिकता को उजागर करता था और इसी के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 1 जनवरी 2018 से यह प्रथा लाई गई कि अगर कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा पार्टी को चंदा देना चाहता है 2000 रुपए से ज्यादा, तो वह एसबीआई में एक बॉन्ड खरीदेगा जिसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसको खरीदेगा और 15 दिनों के अंदर उस अपनी नियत पार्टी को दे देगा। उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। नगद दान की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए कर दी गई। जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड स्कीम अधिसूचित की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी वर्तमान में उसको रद्द कर दिया गया है। 2024 के लिए सूर्यास्त के बाद बैंक वाहनों में नकदी परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम चुनाव चल रहे हैं 18वीं लोकसभा के, तो यह कहा गया है कि 2024 के लिए 2024 मतलब 2024 के चुनाव के लिए सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त मतलब जब जैसे सूर्य भगवान जब डूब जाएं, अस्त हो जाएं, उसके बाद से अब वाहनों में, बैंक वाहनों में नकदी परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नकदी, शराब और नशीली दवाओं की आवाजाही के लिए गैर अनुसूचित चार्टर्ड उड़ानों की भी निगरानी की जा रही है। इसी के एवज में आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, उनके जो चार्टर विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको रोककर तलाशी ली गई है, लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। कारण इसका यह है कि एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर दलों ने इन्हें दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लिया है। एडीआर के संस्थापक कह रहे हैं कि दलों ने इसको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लिया गया है। कहा ही जाता है कि पुलिस की 100 बुद्धि तो चोर की 1000 बुद्धि। उम्मीदवारों के बाहुबल को लेकर कोई कानून नहीं है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं कम हुई है, लेकिन लोकतंत्र में इनका उपयोग सर्व की बात है। पहले स्थानीय पुलिस वहां पे लगती थी। स्थानीय पुलिस की अपनी कुछ स्थितियां होती है, सत्तारूढ़ पार्टी का दबाव होता है। यह भी होता है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी का उम्मीदवार पुनः जीतता है और आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाते हैं तो आप पर बाद में दबाव बनाया जाएगा। दबाव के तरीके अनेक हो सकते हैं। या तो आपको सेंटरिंग में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप जिले के कप्तान रहे हैं और आप व्यवस्था टाइट कर दिए हैं तो आपको जिले के कप्तान के पोस्ट से हटाकर कहीं आपको ऑफिशियल काम में लगा दिया जाएगा। यह तो पार्टी के राजनेताओं के ही कलम की ताकत है कि वो लगा सकते हैं। तो इस पर भी बड़ा अफसोस हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे चुनाव आयोग हमारा सशक्त होता हुआ नजर आया, दिखा, तो उन्होंने अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी शुरू कर दी। बूथ कैप्चरिंग वाली घटनाएं तो कम हो गई। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे लोकतंत्र के लिए वो है कि बाहुबल, धनबल और जो लोग करप्ट लोग हैं उनको किसी भी पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाना, यह सबसे गलत बात है। इससे हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि अभी महिला पहलवानों के द्वारा जो ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, सांसद थे केसरगंज के, उत्तर प्रदेश का केसरगंज लोकसभा सीट, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला कई महिलाओं ने दर्ज कराया। महिला पहलवानों ने जो भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में की है, भारत के तिरंगे का मान रखा है, मान बढ़ाने का काम किया, फिर भी उनको लड़के को टिकट दे दिया गया। दूसरी घटना आप देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन सीट से सांसद भी हैं और एनडी अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के समर्थित उम्मीदवार हैं, जेडीएस के नेता हैं। वह एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं। उनके चाचा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी चाची भी मंत्री रह चुकी हैं, उनके पिताजी विधायक हैं, पूर्व में कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टियां दरकिनार नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सरकार है वो बहुमत की सरकार होती है और बहुमत की सरकार किसी भी तरीके से हमारे पास सीटें जीत कर आए, इसी पर मायने रखता है। ये
वर्तमान का मुद्दा है। वर्तमान में लोकसभा सीटों से जुड़े हुए हमने मुद्दे को पढ़ा कि क्या 2 सीटों पर से अधिक सीटों पर भी कोई व्यक्ति उम्मीदवारी कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हालिया में बदलाव क्या है, इन तमाम मुद्दों को हमने देखा। आपको हमारी क्लासेस, वीडियोस कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा और अपने विचार दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जरूर जुड़िएगा। पुनः नई कक्षाओं के साथ आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।